Hey everyone, it's your Sirati Phys Akshay Kumar and I welcome you all to this new lecture. And today in this lecture we are going to start a new series of lectures on the assessment, जो कि फिजियोथेरेपी या फिर किसी भी मेडिकल प्रोफेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. की पॉइंट है असेसमेंट. जब तक आपका असेसमेंट सही नहीं होगा, यू कैन नॉट मेक अ गुड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल फॉर योर पेशेंट, है ना. सो असेसमेंट इज द मेजर एंड की पॉइंट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एनी पेशेंट. एंड आई वाज गेटिंग a lot of DMs regarding the videos on the assessment. So आई एम स्टार्टिंग दिस सीरीज. इस सीरीज में हम अलग अलग सेगमेंट के असेसमेंट्स के बारे में बात करेंगे. वी विल डिस्कस अबाउट द सेगमेंट, वी विल डिस्कस अबाउट द असेसमेंट ऑफ द स्पाइन, ऑफ द नी जॉइंट, शोल्डर जॉइंट. हर एक अलग अलग सेगमेंट के असेसमेंट को डिस्कस करेंगे बहुत बारीकी से, फ्रॉम जीरो टू द एडवांस लेवल. करेक्ट. एंड देयर विल बी अ लॉट ऑफ लेक्चर्स इन दिस सीरीज, सो प्लीज वॉच ऑल द वीडियोज जिससे कि आपका असेसमेंट बेटर हो सके, है ना. एंड टुडे वी आर स्टार्टिंग द असेसमेंट लेक्चर विथ सर्वाइकल स्पाइन. Okay, today we are starting with the cervical spine assessment. And now सर्वाइकल स्पाइन असेसमेंट हो या फिर कोई भी असेसमेंट हो, उसमें बहुत सारे पॉइंट्स डिस्कस करनी होती हैं. फॉर हियर इन द सर्वाइकल स्पाइन असेसमेंट वी हैव टू डिस्कस अबाउट द हिस्ट्री टेकिंग. मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप पेशेंट का हिस्ट्री जो लेते हो उसमें क्या क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं, उन क्वेश्चंस के बेसिस पर आप क्या सस्पेक्ट कर सकते हो, आपका अगला क्वेश्चन क्या होना चाहिए, इन सभी चीज़ों के बारे में. देन ऑब्जर्वेशन क्या करोगे, एग्जामिनेशन क्या करोगे. मेजरली ये 3-4 चीज़ें हमें देखनी होती हैं. सो वी हैव टू डिस्कस अ लॉट ऑफ टॉपिक्स इनसाइड द सर्वाइकल स्पाइन असेसमेंट एंड हेंस वी विल डिस्कस इट इन डिफरेंट पार्ट्स. हम इसे अलग अलग पार्ट्स में डिस्कस करेंगे. देयर विल बी अबाउट 3 to 4 लेक्चर्स ऑफ द सर्वाइकल स्पाइन असेसमेंट, जहां पर हम डिफरेंट स्केलिंग सिस्टम्स के बारे में भी बात करेंगे. व्हाट आर द स्केलिंग सिस्टम्स दैट वी यूज टू असेस द पेशेंट सीवियरिटी, है ना. इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे. सो दिस इज द फर्स्ट लेक्चर ऑफ द सर्वाइकल स्पाइन असेसमेंट एंड टुडे वी आर स्टार्टिंग विद द बेसिक्स ऑफ द सर्वाइकल स्पाइन असेसमेंट एंड द हिस्ट्री टेकिंग. What are the questions that you should ask the patient? ऐसे कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपको पेशेंट से पूछने चाहिए जिससे कि आपको कुछ सस्पिशन हो सके, आप कुछ सस्पेक्ट कर पाओ, है ना, पेशेंट के रूट कॉज तक पहुंच पाओ हिस्ट्री टेकिंग से, है ना. सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर सर्वाइकल स्पाइन असेसमेंट. एंड वन मोर पॉइंट, अगर ये वीडियो अच्छा लगता है प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल. ये ऐसे और भी बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं. ओके, सो इनिशियली जब पेशेंट आपके पास आता है, इन मोस्ट ऑफ द केसेस ऑफ द सर्वाइकल स्पाइन, जो जनरल सिम्टम हमें दिखता है दैट इज द नेक पेन, या फिर पेन रेडिएटिंग टुवर्ड्स द आर्म, या फिर पेन इन द सर्वाइकल रीजन. ये 3-4 पॉइंट्स ही मोर और लेस जो पॉइंट है पूरे के पूरे डिस्कशन का, वो बहुत हद तक पेन के आसपास रहता है. इन द केस ऑफ सर्वाइकल स्पाइन से रिलेटेड कोई कंडीशन लेकर पेशेंट आपके पास ओपीडीज में आ रहा है, तो है ना. तो उसके लिए हम क्या क्या यहाँ पे एसेस कर सकते हैं, क्या क्या हिस्ट्री टेकिंग में क्या क्या हम कर सकते हैं. फर्स्ट इज द पेशेंट्स एज. रादर पेशेंट्स एज इज नॉट अ पॉइंट इन द हिस्ट्री. ये आपके जनरल डेमोग्राफिक्स में भी आ सकता है, डेमोग्राफिक्स डेटा में भी आ सकता है, बट पेशेंट्स एज से भी हम बहुत कुछ सस्पेक्ट कर सकते हैं इन द केस ऑफ सर्वाइकल स्पाइन. जैसे देयर कैन बी एज रिलेटेड डिजेनरेटिव चेंजेस. एज यू ऑल नो, एज रिलेटेड डिजेनरेटिव चेंजेस होते हैं. जैसे ओस्टियोआर्थराइटिस इज वन ऑफ द कॉमन एग्जांपल ऑफ द एज रिलेटेड डिजेनरेटिव चेंजेस, है ना. नी ओए बहुत कॉमन होता है जो कि एक एज स्पेसिफिक डिसऑर्डर है. सिमिलरली बहुत सारे ऐसे कंडीशंस होते हैं जो बिल्कुल एज स्पेसिफिक हैं, जो यंग एज में नहीं दिख सकता, जो ओल्डर एज में ही दिख सकता है. सिमिलरली हमारे सर्वाइकल स्पाइन में भी बहुत सारे ऐसे कंडीशंस हैं जो कि बिल्कुल एज स्पेसिफिक हैं, यानी कि किसी पर्टिकुलर एज ग्रुप की पॉपुलेशन में वो ज्यादा दिखेंगे रादर देन ऑल एज पॉपुलेशन. करेक्ट. सो एक एग्जांपल मैंने यहां पर लिया, दैट इज द स्पॉन्डाइलोसिस. इट इज कॉमन फाइंडिंग इन 60% ऑफ द पॉपुलेशन ओल्डर देन 45 ईयर्स. ये एक एज स्पेसिफिक हुआ ना कि 45 ईयर्स से ज्यादा, मोर देन 45 ईयर्स के जो केस होते हैं, इसमें 60% ऑफ द केसेस में हमें स्पॉन्डाइलोसिस मिल सकता है. सिमिलरली 85% ऑफ द पॉपुलेशन ओल्डर देन 65. इट मीन्स कि अगर 65 ईयर्स ओल्ड से ज्यादा का पॉपुलेशन है, तो 65 ईयर्स ओल्ड के ज्यादा के पॉपुलेशन में वी कैन हैव 85% केसेस. So this is an age specific disorder, spondylosis. OA symptoms, OA it means osteoarthritis symptoms generally don't appear before 60 years. ये भी एक एज स्पेसिफिक पॉइंट है कि 60 ईयर से पहले जनरली OA के आपको सिम्टम्स नहीं दिखेंगे. तो अगर कोई बंदा है, अगर कोई पेशेंट है 45 ईयर्स एज का, 45 ईयर्स ओल्ड का या 40 ईयर्स ओल्ड का, एंड ही इज हैविंग नेक पेन, यू कांट सस्पेक्ट osteoarthritis बिकॉज जनरली osteoarthritis इज एज स्पेसिफिक. सिम्टम्स दिखते हैं अबाउट 60-55 ईयर्स के आसपास. सो इस तरह से यू कैन कोरिलेट द एज विद द करंट सिम्टम, विद द करंट क्लिनिकल प्रेजेंटेशन ऑफ द पेशेंट्स. करेक्ट. यहाँ पर आप डिफरेंशियल डायग्नोसिस का यूज कर सकते हो. जैसे मैंने आपको बताया पेन,
है ना। द पेन इज वन ऑफ द मेजर सिम्टम जो कि पेशेंट लेकर आपके पास आएगा। पेन इज वन ऑफ द मेजर क्लिनिकल प्रेजेंटेशन जो कि पेशेंट आपके पास लेकर आएगा। ना पेन बहुत सारे कंडीशंस में हो सकते हैं। स्टेनोसिस हो सकता है, डिजेनरेशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वहां पे कर्वेचर में कुछ इश्यूज हो सकते हैं। सो व्हाट आर द डिफरेंशियल डायग्नोसिस, हाउ यू विल डायग्नोज, आप कैसे समझोगे कि ये पेन किस चीज से रिलेटेड है। इसके लिए यू कैन गो फॉर द डिफरेंशियल डायग्नोसिस। एक एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिया है, यहाँ क्या, पेन। नाउ पेन हमारे यूनिलेटरल एस्पेक्ट में हो सकता है, इट मींस कि इधर लेफ्ट और राइट में हो सकता है, नहीं तो बायलेटरल दोनों ही तरफ पेन हो सकता है। सो इफ द पेन इज यूनिलेटरल आइदर ऑन द लेफ्ट साइड आइदर ऑन द राइट साइड, देन इट विल सजेस्ट अ केस ऑफ स्पॉन्डाइलोसिस, करेक्ट। अगर ये यूनिलेटरल है या फिर कभी कोई बायलेटरल भी हो सकता है, देन इट विल सजेस्ट cervical spine stenosis. Similarly, unilateral और bilateral it will suggest spinal disc herniation. But ये हमारे डिस्कशन का पॉइंट नहीं है. We are discussing about the age. So आप डिफरेंशियल डायग्नोसिस की मदद से एज को कैसे, आप एज की मदद से कैसे डिफरेंशियल डायग्नोसिस कर सकते हो, उसका एग्जांपल देखो. जैसे जस्ट लुक ऑन दिस कॉलम एज ग्रुप. अगर जो पेन है उस पेन के बेसिस पे आप डायग्नोसिस करने चलो तो जनरली देखो स्पॉन्डाइलोसिस का जो केस है ये कब दिखता है, जनरली 45 से 85 के ईयर्स के आसपास में दिखेगा. 45 टू 85 ईयर्स के आसपास दिखेगा ये स्पॉन्डाइलोसिस का केस, ठीक है. स्टेनोसिस के केस के एज ग्रुप को देखो, इट इज मोर कॉमन इन 30 टू 60 ईयर्स. एंड डिस्क हर्निएशन के एज ग्रुप के देखो, इट इज मोर कॉमन बिटवीन 17 टू 60 ईयर्स. सो तीनों के जो एज ग्रुप हैं मोरलेस काफी डिफरेंट हैं, और इस बेसिस पे आप एज से रिलेटेड कुछ कंडीशंस को पहले से सस्पेक्ट कर सकते हो कि पेशेंट का अगर एज ये है, पेशेंट का एज अगर मान लो आप 35 ईयर्स है, तो 35 ईयर्स में आप ये सस्पेक्ट कर सकते हो कि स्पॉन्डाइलोसिस तो नहीं होगा, डिस्क हर्निएशन हो सकता है, नहीं तो स्टेनोसिस हो सकता है. आप उसके लिए फिर फर्दर इवैल्यूएशन करोगे तो आप कंफर्म करोगे कि क्या कंडीशन है ना. सो दैट्स व्हाई द पेशेंट्स एज इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर व्हाइल असेसिंग द पेशेंट. करेक्ट. आफ्टर द पेशेंट्स एज, नाउ व्हाट आर द सिम्टम्स एंड विच आर द मोस्ट सीवियर. ठीक है, सिम्टम्स क्या क्या हैं और उनमें से कौन सा सिम्टम्स सबसे ज्यादा सीवियर है. पेन हो सकता है, टिंगलिंग टाइप सेंसेशन हो सकता है, कुछ झंझनाहट जैसा हो सकता है. तो क्या क्या सिम्टम्स आ रहे हैं पेशेंट को और उन सिम्टम्स में से कौन सा सिम्टम सबसे सीवियर है. ठीक है, जैसे you will have to ask the patient for the exact locations of the symptom. जैसे जो पेन है, अगर सर्वाइकल में कुछ इश्यूज है, सर्वाइकल स्पाइन में कुछ इश्यूज हैं, तो सिम्टम्स पेशेंट के नेक में आ सकते हैं, शोल्डर, अबव एल्बो, बिलो एल्बो, हैंड्स और फिंगर्स, इन सभी जगह सिम्टम्स आ सकते हैं. तो पूछना है पेशेंट से कि व्हाट इज द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द सिम्टम. अगर पूरे के पूरे अपर एक्सट्रीमिटी की तरफ सिम्टम्स आ रहे हैं तो व्हाट इज द एग्जैक्ट पॉइंट जहां पर सिम्टम्स सबसे सीवियर पेशेंट को फील होता है. ठीक है, इसके साथ साथ आस्क इफ द सिम्टम्स आर कांस्टेंट और वेरिएबल. क्या जो सिम्टम्स है कांस्टेंट है, यानी कि अगर पेन है तो एक कांस्टेंट इंटेंसिटी से पेन हमेशा रहता है, या फिर कभी कुछ ऐसा होता है कि पेन ऑटोमेटिक घट गया, वापस से बढ़ गया, कुछ ऐसा ग्राफ चलता है, या फिर जो पेन है वो बिल्कुल कांस्टेंट पूरे के पूरे दिन रात में रहता है हमारे पेशेंट के अफेक्टेड एरिया में, ये जानना है. ठीक है, इसके बाद हम वॉटकिन सीवियरिटी स्केल यूज कर सकते हैं टू चेक फॉर द सीवियरिटी. अगर कोई सर्वाइकल इंजरी हो रखा है पेशेंट में पास्ट में, तो उस कंडीशन में हम वॉटकिन सीवियरिटी स्केल का यूज कर सकते हैं, जहां पर हम सिम्टम्स और क्लिनिकल फाइंडिंग्स सिम्टम्स और रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग्स के बेसिस पर सीवियरिटी को जज करते हैं. जैसे यहां पर देखो, दिस इज द वॉटकिन सीवियरिटी स्केल फॉर द न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट. इसमें हम क्या कहते हैं, इस सेगमेंट को हम कहते हैं सेगमेंट ए, इस सेगमेंट को कहते हैं सेगमेंट बी, और इस सेगमेंट को कहते हैं सेगमेंट सी. इसमें 5 ग्रेड्स हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5. ये 5 ग्रेड्स यहाँ पर हैं और इन पांचों ग्रेड्स के क्वेश्चन यहाँ पर लिखे गए हैं. जैसे फॉर एग्जांपल सेगमेंट ए में देखें तो इफ द पेशेंट इज हैविंग यूनिलेटरल आर्म नंबनेस और डिस्थेसिया एंड लॉस ऑफ स्ट्रेंथ, अगर ये हमें फाइंडिंग पेशेंट में मिल रहा है तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, ए में हमारा जो ग्रेडिंग होगा 1 होगा. करेक्ट. सिमिलरली बी में अगर आ जाओ, बी में जो टाइम्स ऑफ सिम्टम्स प्रेजेंट, ए डिनोट्स की किस तरह का न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, बी डिनोट्स की क्या टाइमिंग रहता है उस सिम्टम्स का, वो जो न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट है, वो जो सिम्टम पेशेंट के अंदर आ रहे हैं, उस सिम्टम का ड्यूरेशन क्या है ना. तो टाइम सिम्टम प्रेजेंट, फॉर एग्जांपल इफ द पेशेंट इज कंप्लेनिंग कि जो सिम्टम्स हैं वो लेस देन 24 आवर्स से प्रेजेंट है. ठीक है, सिम्टम्स इज प्रेजेंट टिल लेस देन 24 आवर्स. फॉर एग्जांपल 13-14 घंटों से पेशेंट में सिम्टम प्रेजेंट है, तो यहां पर वी विल गिव 3 ग्रेड. सो बी में हमने 3 ग्रेड दिया. ठीक है. सिमिलरली
सेंट्रल कैनाल डायमीटर, इसको सी को हम बाद में आगे डिस्कस करते हैं बिकॉज सी इज रिलेटेड टू द रेडियोलॉजिकल इवैल्यूएशन। इनिशियली हम ए और बी का डेटा कलेक्ट करते हैं, न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट और सिम्टम्स के टाइमिंग्स का डेटा लेते हैं। नाउ यहाँ पर हमारा ए क्या है पेशेंट का, ए इज 1 एंड बी इज 3। टोटल ए प्लस बी कितना हुआ, ए प्लस बी इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो a प्लस बी का जो डेटा होता है उस बेसिस पर भी हम सिवियरिटी को जज करते हैं। कैसे, सिवियरिटी स्कोर अगर हम देखें, बैक चलते हैं, तो a प्लस बी अगर 4 से कम है इट इज द माइल्ड केस, a प्लस बी 4 to 7 अगर आता है तो मॉडरेट है, a प्लस बी 8 to 10 आता है तो इट इज द सीवियर कंडीशन। ठीक है ना, इसको हम और बढ़िया से इसे हम और एक्यूरेट करने के लिए वी कैन ऐड द रेडियोलॉजिकल इवैल्यूएशन आल्सो। रेडियोलॉजिकल इवैल्यूएशन कौन सा है, ये सी सेक्शन है रेडियोलॉजिकल इवैल्यूएशन, ये है रेडियोलॉजिकल इवैल्यूएशन। रेडियोलॉजिकल इवैल्यूएशन में हम सेंट्रल कैनाल के डायमीटर को चेक करते हैं कि स्टेनोसिस हो रखा है या फिर नहीं, है ना। तो इसमें भी हमारे पास 5 ग्रेड है, जैसे अगर सेंट्रल कैनाल का डायमीटर 12 mm से ज्यादा है तो हम ग्रेड 1 देते हैं, 10 से 12 mm है तो ग्रेड 2। इस बेसिस पे हमने 5 ग्रेड यहाँ पर डाल रखे हैं। नाउ फॉर एग्जांपल हमने रेडियोलॉजिकल इवैल्यूएशन किया है पेशेंट का और हमारे पास जो सेंट्रल कैनाल का डायमीटर आया है वो आया है, आप मान के चलो 11 mm आया है, तो यहाँ पर हमने 11 mm डायमीटर है, तो 11 mm होगा तो कहाँ आएगा, बिटवीन 10 to 12, इट मीन्स ग्रेड 2। यहाँ पर हमने 2 दिया। नाउ सी हमारे पास 2 आया, टोटल a प्लस बी प्लस सी का डेटा कितना आएगा, वी हैव 6। अब देखो यहाँ पे ये 3 तो हमारा हो गया, आगे चलो a प्लस बी प्लस सी अगर 6 या फिर 6 से कम है तो इट इज ऑन द मिनिमम रिस्क, द पेशेंट इज ऑन मिनिमम रिस्क। अगर इन तीनों का डेटा 6 से 10 के बीच में, इट लाइज बिटवीन 6 to 10, इट इज द मॉडरेट, यानी कि पेशेंट हैव द मॉडरेट रिस्क। अगर 10 से 15 के बीच में इट इज द मोस्ट सीवियर कंडीशन। जनरली 10 से 15 का जो केस है वो आपको दिखेगा सर्वाइकल स्पाइन में इंजरी हो, प्लास्ट टाइप इंजरी हो, किसी भी तरह का कुछ ट्रॉमा हो, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का केस हो, उन सभी कंडीशंस में ये 10 to 15 बहुत सीवियर रिस्क दिखता है, जहाँ पर स्टेनोसिस बहुत ज़्यादा हो जाता है और वहाँ पे सिम्टम्स भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं पेशेंट को। करेक्ट। सो इस बेसिस पे हम सिम्टम्स और उसके सीवियरिटी को जज कर सकते हैं उसके टाइमिंग के बेसिस पे, ये जो सिम्टम है पेशेंट में कितने टाइमिंग से प्रेजेंट है, कितने समय से प्रेजेंट है, दैट इज द सेकंड पॉइंट। करेक्ट। आफ्टर दिस थर्ड पॉइंट इज द मैकेनिज्म ऑफ इंजरी। आखिर ये इंजरी हुआ कैसे है, जैसे हो सकता है कि ओवर स्ट्रेच हो गया है, मान लो गर्दन का ओवर स्ट्रेच, नेक के मसल्स का ओवर स्ट्रेचिंग हो गया है, उस कंडीशन में कोई इंजरी हो सकता है। ओवर यूज रिपीटेड इंजरी हो सकता है। जनरली ऐसा दिखता है कि जो स्पेक्टिकल्स यूज करते हैं, चश्मे का इस्तेमाल करते हैं और खासकर बाईफोकल लेंस यूज करते हैं, तो वो फोकल लेंथ को एडजस्ट करने में चश्मे के अलग अलग पार्ट से देखने के चक्कर में रिपीटेड नेक का मूवमेंट होता है और उस कंडीशन में रिपीटेड यानी कि ओवर यूज इंजरी होने के चांसेस रहते हैं। ये दिखते हैं हमारे ऐसे पेशेंट्स जो कि बाईफोकल या ट्राईफोकल स्पेक्स का यूज कर रहे हैं। इसके अलावा डायरेक्ट हिट, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट वगैरह हो सकता है। तो हमें मैकेनिज्म ऑफ इंजरी जानना है कि वेदर इट इज ड्यू टू एनी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, क्या कोई कार एक्सीडेंट हो रखा है या डायरेक्ट हिट हुआ है, किसी रियोट या असॉल्ट्स में पेशेंट को डायरेक्ट वहां पर चोट लगा है, क्या कोई ओवरयूज टाइप ऑफ इंजरी है, एथलीट्स है या एथलेटिक्स के केस में, स्पोर्ट्समैन के केस में भी इंजरीज हमें दिख सकते हैं सर्वाइकल स्पाइन में। सो व्हाट इज बेसिकली द मैकेनिज्म ऑफ इंजरी, ये जो इंजरी है ये कैसे हुआ है। ठीक है। आस्क इफ द पेशेंट वाज मूविंग व्हेन द इंजरी अकर्ड। सेकंड पॉइंट इज कि जब इंजरी हुआ तो पेशेंट हमारा स्टैटिक मोड में था, बैठा हुआ एक रेस्टिंग स्टेज में था, या पेशेंट वाज मूविंग। फॉर एग्जांपल अगर पेशेंट रोड पे चल रहा है और वहां पर उसे हिट हुआ, देन द पेशेंट वाज मूविंग, जब उसे चोट लगी। नाउ अगर मैं यहाँ पर बैठा हूं, किसी ने आकर मुझे मार दिया, आई एम इन द सिटिंग पोजीशन, आई एम इन द रेस्टिंग स्टेट, और किसी ने आके मुझे हिट किया और मेरे सर्वाइकल स्पाइन में इंजरी हुआ। ये दो केसेस हो सकते हैं। ठीक है। नाउ इफ देयर इज एनी ट्रॉमा, तो ट्रॉमा का डायरेक्शन क्या है। अब जैसे मैं बैठा हूं, किसी ने मुझे हिट किया, या तो मुझे वो सामने से हिट कर सकता है तो मेरा नेक एक्सटेंशन टाइप ऑफ मूवमेंट में जाकर इंजरी होगा, मुझे साइड से हिट कर सकता है तो बेंडिंग में जाकर मेरा ये जो नेक है, सर्वाइकल स्पाइन है, उसमें इंजरी होगा, या पीछे से हिट कर सकता है तो एक्सटेंशन में जाकर मेरा ये सर्वाइकल स्पाइन में इंजरी होगा। सो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द हिट। अगर ये यानी कोई ट्रॉमा के कारण हुआ है तो उस ट्रॉमा का जो इम्पैक्ट है वो किस डायरेक्शन में है, फ्रंट डायरेक्शन से है, बिहाइंड से है, या फिर लेटरली से है, साइड से है, ये हमें जानना है। ठीक है। नेक्स्ट इज द ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स, यानी कि जो सिम्टम्स पेशेंट में आए हैं। फॉर एग्जांपल द पेशेंट इज कंप्लेनिंग ऑफ पेन, आपके पास पेशेंट बैठा है सामने, बोल रहा है कि डॉक्टर साहब गर्दन में बहुत पेन है। तो वो जो पेन है वो पेन कैसे स्टार्ट हुआ, दो तरह से हो सकता है। या तो
अचानक से पेन पेशेंट के सर्वाइकल स्पाइन में स्टार्ट हो गया, एक तो ये हो सकता है। दूसरा ग्रेजुअल ऑनसेट, यानी कि धीरे धीरे वो पेन थोड़ा थोड़ा बढ़ा, उसके बाद अभी बहुत पीक पर पहुंचा हुआ है ना। ये दो कंडीशंस हो सकते हैं, या तो अचानक से पेन बढ़ गया या फिर वो धीरे धीरे पेशेंट में पेन फील होना, हल्का हल्का फुल्का पेन फील होना शुरू हुआ और वो धीरे धीरे बढ़ रहा है ना। तो ग्रेजुअल ऑनसेट है या फिर सडन ऑनसेट ऑफ पेन है, ये जानना है। जनरली होता क्या है कि अगर कोई इंजरी हुआ है या फिर किसी भी कारण से बोन का जो पेन होता है, बोन पेन सडन इफेक्ट दिखाता है। बोन का पेन सडन ऑनसेट में हम मानते हैं कि अगर बोन का पेन है वो सडनली पेन बढ़ जाएगा। दूसरा, अगर कोई लिगामेंटस या फिर मस्कुलर कंडीशंस के कारण पेन हुआ है तो उसमें जनरली ग्रेजुअल ऑनसेट होता है। बट अगर टीयर ना हुआ हो, तो अगर मसल टेंडन टीयर हो, टेंडन टीयर हो या फिर लिगामेंट टीयर हो, टीयर के केस में जो पेन है वो सडन ऑनसेट में आता है। और अगर टीयर नहीं है, कुछ स्प्रेन स्ट्रेन टाइप कंडीशन है, कुछ ओवर स्ट्रेच टाइप कंडीशन, उन सभी कंडीशंस में ग्रेजुअल ऑनसेट ऑफ पेन होता है। तो जनरली सडन ऑनसेट कब होगा? सडन ऑनसेट विल बी सीन इफ देयर इज एनी बोन पेन, आइदर इफ देयर इज एनी टाइप ऑफ टीयर इन द मसल, लिगामेंट और टेंडन, है ना। इन सभी कंडीशंस में सडन ऑनसेट दिख सकता है। अगर इसके अलावा मसल स्प्रेन, स्ट्रेन या इस टाइप के कुछ कंडीशंस हैं, वहां पर हमें जनरली ग्रेजुअल ऑनसेट ही दिखता है ना। तो इसलिए हमें इसे भी जानना जरूरी है ताकि हम सस्पेक्ट कर सके कि किस टाइप का इंजरी है। अगर पेशेंट ने कहा कि अचानक से दर्द हो गया, तो आप सस्पेक्ट कर सकते हो कि या तो कुछ टीयर हो सकता है या फिर कुछ बोन पेन टाइप कंडीशंस हो सकते हैं, है ना। नाउ हाउ लॉन्ग द सिम्टम्स बीन प्रेजेंट, सिम्टम्स कितने समय से प्रेजेंट है। खैर ये हमने अभी जो वॉटकिन सीवियरिटी स्केल डिस्कस किया वहां भी ये पॉइंट डिस्कस हो चुका हुआ है। नेक्स्ट, व्हाट इज द साइट एंड बाउंड्री ऑफ द पेन। साइट एंड बाउंड्री कहने का मतलब कि पेन एक जगह लोकलाइज्ड है या फिर पेन रेफर कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इफ द पेशेंट इज हैविंग एनी इंजरी और किसी टाइप का कुछ कंडीशन इन द सर्वाइकल स्पाइन। अब पॉइंट ये है कि जो पेन है वो सर्वाइकल स्पाइन में ही है या फिर पेन ये अपर एक्सट्रीमिटी की तरफ रेडिएट कर रहा है। दो कंडीशंस हो सकते हैं ना। जनरली हम लोअर एक्सट्रीमिटी में भी देखते हैं, जब हमारे लंबोसैक्रल प्लेक्सस का कुछ इंजरी होता है या फिर वहां पर डिस्क हर्निएशन हो गया, डिस्क स्लिप हो गया और डिस्क बल्जिंग वगैरह कुछ भी केस हो, वहां भी क्या होता है कि पेन या तो लोकलाइज्ड एक हमारे लोअर बैक एरिया में ही रह सकते हैं या फिर वो सियाटिका टाइप सिम्टम्स शो कर सकता है जहां पर पेन रेडिएट होता है। सिमिलरली हमारे सर्वाइकल स्पाइन में जो पेन है, पेशेंट के सर्वाइकल स्पाइन में जो पेन है, वो पेन लोकलाइज सर्वाइकल स्पाइन में ही है या फिर वो रेडिएट कर रहा है टुवर्ड्स अपर एक्सट्रीमिटी, ये हमें वहां पे क्लैरिफाई करना है ना। तो इफ द पेन इज लोकलाइज्ड और रेडिएटिंग, हमें ये जानना है। पेन जनरली डजंट रेडिएट टुवर्ड्स आर्म फॉर अ C4 और अबव नर्व इंजरी। जनरली C4 और C4 के ऊपर, यानी कि C0, C1, C2, C3, C4, यहां तक C4 तक में कोई इंजरी अगर होता है उस कंडीशन में पेन रेडिएट नहीं करता है। C4 से नीचे C4, C5, C6, C7, C8, T1 यहां तक अगर कोई इंजरी हो रहा है, यहां तक में कोई अगर नर्व रूट कंप्रेशन है, उस कंडीशन में पेन रेडिएट कर सकता है टुवर्ड्स द अपर एक्सट्रीमिटी। सो अगर पेन रेडिएट कर रहा है टुवर्ड्स द एक्सट्रीमिटी, देन यू शुड सस्पेक्ट कि वहां पर जो इंजरी है, वहां पर जो भी इंजरी है, जो भी कुछ भी वहां पर कंडीशन है, वो C4 से नीचे बिलो द C4 लेवल वहां पे प्रेजेंट होगा। दैट्स व्हाई द पेन इज रेडिएटिंग। अगर C4 या C4 से ऊपर का है कुछ इंजरी, उस कंडीशन में लोकलाइज्ड पेन ही दिखता है, रेडिएट टुवर्ड्स आर्म नहीं होता है। और सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी कब कहेंगे? जब हमारे सर्वाइकल स्पाइन में कोई इंजरी है, सर्वाइकल स्पाइन में फॉर एग्जांपल नर्व रूट कंप्रेशन है और उस कंप्रेशन के कारण जो सिम्टम्स हैं वो हमारे अपर एक्सट्रीमिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। मोटर एज वेल एज सेंसरी सिम्टम्स, दोनों ही सिम्टम्स अफेक्ट कर सकते हैं, दोनों ही सिम्टम्स प्रेजेंट हो सकते हैं टुवर्ड्स द आर्म इफ देयर इज एनी केस ऑफ सर्वाइकल स्पाइन रेडिकुलोपैथी, है ना। तो दैट्स व्हाट वी कॉल सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी। सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी में यूनिलेटरल और बायलेटरल अपर एक्सट्रीमिटी में मोटर और सेंसरी सिम्टम्स हमें दिखते हैं रेडिएटिंग टुवर्ड्स द अपर एक्सट्रीमिटी, है ना। नाउ एक्यूट रेडिकुलोपैथी आर एसोसिएटेड विद डिस्क हर्निएशन एंड क्रोनिक आर मोर रिलेटेड विद स्पॉन्डाइलोसिस। ठीक है, अब ये समझो, डिस्क हर्निएशन है अगर सर्वाइकल स्पाइन में, नर्व रूट कंप्रेशन है, इन ये सब कंडीशंस जो है ये एक्यूट होते हैं जनरली। और अगर स्पॉन्डाइलोसिस के कारण अगर ये पेन रेडिएट कर रहा है तो देन इट इज द क्रोनिक कंडीशन। करेक्ट। नेक्स्ट द हेडेक, वन ऑफ द मेजर क्लिनिकल प्रेजेंटेशन जो कि पेशेंट में दिख सकता है अपार्ट फ्रॉम द नेक पेन। इसके बाद जब हम डिस्कस करेंगे असेसमेंट ऑफ हेड, उसमें भी हमें हेडेक इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम दैट वी हैव टू डिस्कस अबाउट व्हेन वी विल डिस्कस अबाउट द असेसमेंट ऑफ हेड। बट फॉर हियर हेडेक में यू विल हैव टू आस्क फॉर द फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ द हेडेक। फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी यानी कि दिन में अगर आप एक 24 घंटे का स्पैन ले लो तो 24 घंटे में कितने बार हेडेक होता है, क्या वो कांस्टेंट हेडेक रहता है या फिर ऐसा होता है कि हेडेक है
अचानक से हेडेक गायब हो गया, वापस से हेडेक आया, फिर हेडेक कम हो गया, तो व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, ये कितने बार हेडेक होता है, कांस्टेंट है या वेरिएबल है। दूसरा इंटेंसिटी, जैसे हम वास स्केल का यूज करते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to 10, 0 to 10 के लेवल में पेशेंट को कितना ज्यादा हेडेक होता है, व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ द हेडेक, ये आपको जानना है। ठीक है, नाउ इज देयर एनी ट्रिगर ऑफ द हेडेक, क्या कोई ट्रिगर है जिसके कारण हेडेक बढ़ जाता है। फॉर एग्जांपल बहुत सारे केसेस में होता है कि धूप में जाने के बाद पेशेंट का जो हेडेक है वो काफी बढ़ जाता है, तो सनलाइट इज अ ट्रिगर। क्राउडेड एरियाज में जाने के बाद पेशेंट का जो हेडेक है वो बढ़ जाता है, तो क्राउड इज अनदर ए ट्रिगर। तीसरा, कुछ सीजनल चेंजेस के कारण कभी कभी पेशेंट का जो हेडेक है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो सीजन और वेदर इज ए ट्रिगर। तो क्या कुछ स्पेसिफिक ट्रिगर है जिससे एक्सपोज होते हैं पेशेंट का जो हेडेक है, उस हेडेक का इंटेंसिटी बहुत बढ़ जाता है। सो व्हाट इज द ट्रिगर। हाउ लॉन्ग डू द लास्ट, वो कितने देर तक रहता है, क्या वो पूरे के पूरे दिन भर में कंटिन्यूअस होता रहता है, या फिर 1 घंटे के लिए हुआ फिर हेडेक गायब हो गया, कुछ ऐसा सीन है क्या। कांस्टेंट और वेरिएबल, बेसिकली वही हमें यहाँ पर जानना है। Now what is the nature of the pain, whether it is throbbing, stabbing, pulsating, dull, किस टाइप का पेन होता है ना, ये जानना है। Does the position change alters the headache or pain, क्या कोई पोजीशन का चेंज करने से पेन में कुछ चेंजेस आते हैं, पेन में कुछ रिलीफ आते हैं। जैसे एक बैकोडिज साइन होता है जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। बैकोडिज साइन में बेसिकली कुछ नहीं, पेशेंट के हेड पर अब पेशेंट के आर्म को हम प्लेस करते हैं, और ऐसे प्लेस करने के बाद अगर सिम्टम्स में कुछ रिलीफ आता है, दैट इज कॉल्ड द पॉजिटिव बैकोडिज साइन, इसे हम बैकोडिज साइन कहते हैं, है ना। तो क्या कोई ऐसा पोजीशन है जिस पोजीशन में जाने के बाद पेन में कुछ रिलीफ मिलता है पेशेंट को, ठीक है, वो हमें यहाँ पर जानने हैं। इसके बाद एसोसिएटेड सिम्टम्स और क्या है इसमें, वो भी हम जान सकते हैं कि क्या हेडेक के साथ साथ फेंटिंग भी आता है, चक्कर भी आता है, हेडेक के साथ साथ वॉमिटिंग्स भी होते हैं, क्योंकि अगर हेडेक के साथ साथ वॉमिटिंग्स हैं तो यहाँ पर हम थोड़ा ब्रेन सिस्ट की तरफ सस्पेक्ट कर सकते हैं, थोड़ा ब्रेन ट्यूमर्स की तरफ भी सस्पेक्ट कर सकते हैं, है ना। इन सभी चीज़ों के बारे में भी हमें समझना है, ठीक है। पारास्थेसिया, इफ देयर इज एनी टिंगलिंग, नमनेस और एनी अनवांटेड सेंसेशन प्रेजेंट, किसी भी तरह का कुछ अनवांटेड सेंसेशन है, झंझनाहट है, चुभन जैसा है, सूनापन, कुछ भी ऐसा प्रेजेंट है या नहीं, वो हमें जानना है पेशेंट से। एनी लोअर लिम्ब सिम्टम्स, जनरली सर्वाइकल स्पाइन के कंडीशंस में लोअर लिम्ब के सिम्टम्स नहीं होते हैं, बट स्टिल वी कैन सी इन सम कंडीशंस। अगर लोअर लिम्ब में सिम्टम्स हैं, देन इट इंडिकेट द सीवियर प्रॉब्लम अफेक्टिंग स्पाइनल कॉर्ड। सर्वाइकल स्पाइन में वर्टिब्रास के बीच में डिस्क में अगर वहां पे कुछ इश्यूज हो तो जनरली लोअर एक्सट्रीमिटी में सिम्टम्स नहीं दिखेंगे, लेकिन वहां पर स्टेनोसिस के कारण, अगर सर्वाइकल स्पाइन स्टेनोसिस के कारण, सर्वाइकल सेंट्रल कैनाल के स्टेनोसिस के कारण स्पाइनल कॉर्ड ही कंप्रेस हो चुका है, तो उस कंडीशन में हमें लोअर एक्सट्रीमिटी में भी सिम्टम्स दिख सकते हैं, ठीक है। दैट इज जनरली सीन इन द सर्वाइकल माइलोपैथी। सिम्टम्स में इंक्लूड नंबनेस, स्टम्बलिंग, डिफिकल्टी इन वॉकिंग, अटैक्सिक लाइक सिम्टम्स, ठीक है, जो कि लैक ऑफ बैलेंस है बेसिकली, बॉवेल डिस्फंक्शन, ब्लैडर डिस्फंक्शन एंड सेक्सुअल डिस्फंक्शन, ये सब कुछ सिम्टम्स दिख सकते हैं इन द केस ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड इंजरी नियर द सर्वाइकल स्पाइन, करेक्ट। नेक्स्ट, डिजीनेस, फेंटनेस और सीजर्स, क्या किसी तरह का डिजीनेस, चक्कर आना, या फिर सीजर से रिलेटेड कुछ सिम्टम्स, सीजर्स अटैक्स वगैरह भी आ रहे हैं पेशेंट को, अगर हैं तो व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूरेशन। फॉर एग्जांपल अगर डिजीनेस ही है तो फ्रीक्वेंसी और ड्यूरेशन क्या है, कितने समय तक रहता है, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, कितने बार ऐसा फील होता है। इज इट एसोसिएटेड विद सर्टेन हेड और बॉडी पोजीशन, जैसा कि हमने बैकोटिड साइन में देखा कि क्या कुछ स्पेसिफिक पोजीशन है जिसमें या तो ये बढ़ता है बहुत ज्यादा या फिर ये डिक्रीज हो जाता है, थोड़ा रिलीफ मिलता है। सो इफ देयर इज एनी सर्टेन हेड पोजीशन या कुछ बॉडी का पोजीशन है इससे रिलेटेड। सेमी सर्कुलर कैनाल प्रॉब्लम और वर्टिब्रल आर्टरी प्रॉब्लम्स कैन कॉज डिजीनेस। वर्टिब्रल आर्टरी बहुत इंपॉर्टेंट आर्टरी है जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड और हमारे ब्रेन स्टेम की तरफ ब्लड को सप्लाई करता है ना। वर्टिब्रल आर्टरी में वी हैव द फोरामिनल आर्टरी, वी हैव द बेसिलर आर्टरी, ये सारे के सारे आर्टरीज मिलकर जो ब्रांचेस आते हैं वो हमारे ब्रेन स्टेम और हमारे स्पाइनल कॉर्ड की तरफ सप्लाई करते हैं। तो उन सभी में कुछ इश्यूज होने के कारण यहाँ पर हमें कुछ डिजीनेस टाइप सिम्टम्स दिख सकते हैं। इसके साथ साथ क्या कोई विजुअल डिसऑर्डर्स है, विजुअल डिस्टर्बेंस है, जैसे डिप्लोपिया हो, स्टैग्मस, स्कोटोमास, लॉस ऑफ एक्टिविटी, किसी भी तरह का कोई विजुअल इश्यूज दिख रहा है क्या, अगर है तो हम वहां पर क्रेनियल नर्व इंजरी के भी असेसमेंट की तरफ बढ़ सकते हैं। सो इफ देयर आर चांसेस ऑफ द इंजरी टू द क्रेनियल नर्व्स, अगर कुछ वैसे सिम्टम्स दिख रहा है क्रेनियल नर्व्स से रिलेटेड, जैसे हमारे जैसे कि मैंने बताया विजुअल डिस्टर्बेंसेस होंगे तो जनरली चांसेस रहेंगे कि क्रेनियल नर्व्स में कुछ इंजरीज है ना। उस कंडीशन में वी कैन हैव असेसमेंट ऑन द क्रेनियल नर्व्स आल्सो, वहां पर हम क्रेनियल नर्व्स के सिम्टम्स को भी असेस कर सकते हैं, ठीक है। सीवियर इंजरीज कैन लीड टू डिजीनेस, ब्लड विजन, टिनिटियस, फोटोफोबिया, कुछ बहुत सारे टाइप्स ऑफ सिम्टम्स रिलेटेड टू द ईयर, आई, नोज, इन सभी से रिलेटेड बहुत सारे क्रेनियल नर्व के सिम्टम्स दिख सकते हैं। सो व्हेन वी विल डिस्कस अबाउट द एग्जामिनेशन, उस एग्जामिनेशन में हम डिस्कस करेंगे फिर कि क्रेनियल नर्व के
एग्जामिनेशन हम कैसे करते हैं सिलेक्टिवली, सारे के सारे क्रेनियल नर्व्स के एग्जामिनेशन के बारे में समझेंगे. बट फॉर नाउ दिस इज ऑल अबाउट द पेशेंट्स हिस्ट्री टेकिंग एंड व्हाट आर द क्वेश्चंस यू शुड मस्ट आस्क द पेशेंट इन द सर्वाइकल स्पाइन डिसऑर्डर, इन एनी सर्वाइकल स्पाइन कंप्लेंट, है ना. इफ देयर इज एनी डाउट इन दिस होल लेक्चर, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. आप इंस्टाग्राम पे डीएम कर लो, अपने व्हाट्सएप पे डीएम कर लो. आई विल एब्सोल्युटली क्लैरिफाई योर डाउट्स. इफ यू वांट द नोट्स यू कैन जस्ट डीएम मी ऑन द इंस्टाग्राम और ऑन द व्हाट्सएप, या फिर नोट्स का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. जस्ट क्लिक ऑन द लिंक एंड यू कैन गेट ऑल द नोट्स on that particular link. So in the next video we will just proceed this lecture towards the observation and the examination section. I will see you guys in the next video. Till then, be happy and keep learning.